चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास 9th में मैंने फिजिक्स का चैप्टर शुरू किया था, मोशन चैप्टर, जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी थी। ठीक है, मोशन क्या होता है ये बता दिया था, रेस्ट क्या होता है ये बता दिया था। हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी बातें करी थी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और मैंने आपको दो अलग अलग टर्म्स बताए थे, एक बताया था डिस्टेंस और एक बताया था मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट। पूरा थ्योरेटिकल बात करी थी लास्ट टाइम पे। ठीक है, देखो आज की जो लेक्चर होने वाला है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स और होंगे। जब हम एक बार पूरा ये टॉपिक, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है ना इस चैप्टर का, ज़्यादा नहीं है थ्योरी इस चैप्टर में, लेकिन छोटी छोटी थ्योरी है, उनको एक बार समझ लेंगे, फिर इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी चैप्टर की क्लियर नहीं होगी ना तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हम सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे इसके न्यूमेरिकल पे प्रोसीड करेंगे। पहले अपने दिमाग में जो भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, थोड़ा उसको जल्दी से रिकॉल कर लो। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल फॉर्म में दोनों का डिफरेंस सिखाया था। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्या मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं या आगे चले हम लोग? ठीक है, एक बार ऐसे रिवाइज, क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं। देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ से लेकर अपने स्कूल तक गई, ठीक है, मान लो कि कोई इंसान है, मैं बस रिवीजन करा रही हूँ आपका, बहुत जल्दी रिवीजन होगा ये, कि मान लो कोई पर्सन ए है, ये ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ और ये गया बी पॉइंट से, और ये बी पॉइंट से चलना शुरू हुआ, ये गया सी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ मान लो उसने कवर किया 10 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ मान लो उसने कवर किया 5 मीटर का डिस्टेंस। तो अगर मैं पूछूंगी टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, तो आप बोलोगे 10 + 5 15। डिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है कि एक्चुअल पाथ कोई इंसान कितना चल रहा है। यही मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था, कोई इंसान एक्चुअली कितना चल रहा है। हो सकता है इसके बाद इसने और कवर किया हो सकता है ये डी पॉइंट तक गया हो, फिर इसने 2 मीटर और कवर किया हो। तो जितना कोई इंसान चलता हुआ जाएगा, जितना वो पाथ कवर करता हुआ जाएगा, उसे हम डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, सुनो, यहां से ये पर्सन चलना शुरू किया तो इसे हम क्या बोल देंगे, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और लास्टली ये यहां जाके रुका तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब एक बात बताओ बच्चा लोग, इसको, इसका मेन एम था ए पॉइंट से चल के इसको डी पॉइंट पे आना था, तो पहले ये ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया। लेकिन इसका शॉर्टेस्ट पाथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है मैम? इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है बच्चा ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। ये जो मैंने बनाया ग्रीन कलर से, ये हुआ शॉर्टेस्ट पाथ। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे ही बोलते हैं, क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए इसलिए मैं एक बार आपको रिवीजन करा रही हूँ। मान लो एक पर्सन ए है, वो बी पॉइंट पे गया, इसने कवर किया मान लो फिर वही 10 मीटर का डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर ही होगा, क्योंकि ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन को आईपी लिख देती हूँ, ये इसका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल के बीच यही तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, मान लो ये पर्सन अपने घर से चला और घर से चलने के बाद स्कूल पहुंच गया। ठीक है, स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई करी, उसके बाद ये फिर वापस अपने घर पे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस इतनी कितनी कवर करी? 20 मीटर का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी? 0। क्योंकि इसने क्या किया, ये वापस घर तो आया तो इसने अगेन 10 मीटर का डिस्टेंस, तो पाथ तो इसने फिर से उतना ही कवर किया, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन इस बार कोइंसाइड हो चुकी है, यानी घर से चला था, स्कूल गया, और फिर स्कूल से फिर घर वापस आ गया। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपस में कोइंसाइड हो जाते हैं तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में यहीं पर ओवर किया था। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं एक सवाल के साथ जो एनसीईआरटी का है। तो सारे बच्चे पहले सवाल लिखेंगे, लिखोगे एनसीईआरटी क्वेश्चन और पहले सवाल लिखो, आंसर खुद से लिखोगे, फिर मैं हेल्प करवाऊंगी, डोंट वरी, लेकिन अभी ट्राई करो पहले। चलो, मैं इसका आंसर करवाती हूँ, बाकी आप लोग एक बार मैच जरूर कीजिएगा कि आपने क्या उसी रिस्पेक्ट में लिखा है जिस रिस्पेक्ट में आपको बता रही हूँ। सवाल ये था कि कोई पर्सन है जिसने कुछ डिस्टेंस कवर करी है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? अगर हो सकता है तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल 0 हो सकता है, इतनी देर से मैं यही बात बता रही हूँ।
बिल्कुल जीरो हो सकता है। लास्ट वाला ही एग्जाम्पल ले लो, लास्ट वाला ही एग्जाम्पल ले लो कि लो भाई, लास्ट वाला एग्जाम्पल ले लो, ये ए पॉइंट से ये चलना शुरू हुआ। आप कॉपी में देखो, स्टेटमेंट से बचो। आप, एक बच्चे ने बहुत अच्छे से डायग्राम बना के लिखा हुआ है, तो जितना आप थ्योरेटिकल फॉर्म से बचेंगे उतना अच्छा है। आप अपने आंसर में कुछ मत करो, पहले आंसर लिखो यस इट कैन हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, ए से बी पॉइंट पे चला, इसने मान लो 50 मीटर कवर किया, ठीक है, और अगेन ये क्या किया, ये फिर से ये वापस आ गया अपने 50 मीटर, इसने फिर से कवर किया, 50 मीटर इसने फिर से कवर किया, ठीक है, बिल्कुल 50 मीटर। यहाँ आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ लिख सकते हो इसका घर है, यहाँ लिख सकते हो इसका स्कूल है। अब बस इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो कि बिल्कुल ये डिस्टेंस तो कवर कर रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना कर रहा है, ए से, एक बार ए से बी गया, फिर एक बार बी से ए गया, तो टोटल डिस्टेंस ऐसे लिखेंगे, देखो कॉपी में लिखने का तरीका आप ऐसे लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ए से बी गया, ठीक है, प्लस फिर बी से ए आया, तो टोटल डिस्टेंस 50 और प्लस 50, मेरा आंसर आ गया 100 मीटर। तो डिस्टेंस तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई बच्चा लोग, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो, क्योंकि आप आंसर में लिखोगे क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपस में कोइंसाइड कर गए, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। बस इतना सा लिखना है आपको, ज्यादा लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखनी। ऐसा कोई डायग्राम बना लो, एक बच्चे ने सर्कुलर फॉर्म में लिखा है वो भी बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलूं आगे, आगे चलो। अभी लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, मैं सवाल आपके साथ ही पढ़ रही हूँ, आप इतना देखना। एनसीईआरटी का भी ये सवाल है, ठीक है। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, आपसे पूछ रहा है कि दो स्टेटमेंट भाई लोग मैंने दे रखी है, इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है उसको बताना है आपको। कह रहा है और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बताना है। कह रहा है इट कैनॉट बी जीरो, क्या ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, यानी ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है, बिकॉज अभी जस्ट गरम गरम पढ़ के आए हम लोग क्या कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। दूसरा पूछ रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, क्या ये बात सही है? और कोई बताओ, एक बच्ची बोल रही है फॉल्स है, और कोई? ये भी बच्चा बोल रहा है फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। इस बात को समझना, क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है? नहीं। कोई इंसान अगर चल रहा है तो अगर मैं इतना भी चल रही हूँ तो मैं डिस्टेंस तो कवर कर रही हूँ, लेकिन मैं अगर वापस उसी पोजीशन पे आ गई तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा कोई पाथ तो आप कवर करोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की स्टेटमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बड़ा तो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल जरूर हो सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये बात तो बिल्कुल है, सही है। कब होते हैं बेटा जरा बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे? जब कोई इंसान स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होंगे। लेकिन डिस्टेंस हमेशा ही, डिस्टेंस ऐसे, या ऐसे लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ऊपर वाली मेरी कैसी है बच्चा लोग, फॉल्स है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपको मिल सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो आप अपना दिमाग लगाकर उसको स्टेटमेंट में आप अपनी चीज़ों को लिख सकते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो, बस फॉल्स फॉल्स लिखो और आगे बढ़ो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए आते हैं चैप्टर के नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट आपको दो छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ना है, या कहूँ जो नेक्स्ट आपको टर्म्स को समझना है, वो है स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी को समझते हैं। वेलोसिटी को तो अभी थोड़ा साइड करो, पहले स्पीड को समझते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जो हर इंसान ने अपनी जिंदगी में बहुत बार सुना है। हम कहते हैं ना भाई मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी स्पीड कम है, अपनी स्पीड कम करो, अपनी स्पीड ज़्यादा करो। नॉर्मल ये बातें हमने कई बार करी है अपने डे टू डे लाइफ में, लेकिन अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको समझाऊं तो देखो कैसे समझना पड़ेगा, ठीक है। सबने गाड़ी देखी है, चाहे कार देखी हो चाहे स्कूटी देखी हो, सबने देखा होगा, बाइक देखा होगा। आपने देखा होगा कि उसके अंदर ना ऐसे एक सुई लगी होती है, जो सुई मूव, आप जैसे जैसे ट्रैवल कर चलाते जाओगे वो सुई मूव करती जाती है, उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर,
वो जो पूरा बॉक्स लगा होता है ना गाड़ियों में, जिस पे आपको दिखता है कि हमने कितने स्पीड से गाड़ी चल रही है, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। उसका काम क्या होता है? स्पीड को मेजर करना। अगर थोड़ा भी ध्यान दिया हो तुमने तो उस पे कुछ ऐसा लिखा होता है, जैसे मान लो कुछ एक एग्जांपल से कि उस पे लिखा है 50 kmph, ऐसा देखा उस पे लिखा हुआ? बिल्कुल देखा होगा, ठीक है। इसका मतलब समझो, इसको अगर मैं तोड़कर लिखूं ना, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़कर लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। अब स्पीड को समझना, स्पीड होती क्या है? देखो, स्पीड का मतलब होता है कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितने रेट से। फिजिक्स में रेट का मतलब होता, हम नॉर्मली रेट का मतलब समझते हैं ना कि अमाउंट। फिजिक्स में रेट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं। ये आगे भी काम आएगा, ये फिजिक्स का जब लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी साउंड या वर्क एनर्जी, तो वहां भी मैं आपको यही बताऊंगी, इसलिए पहले चैप्टर से समझ के चलो। मैं जब भी बोलूँ ना कि रेट, रेट का मतलब फिजिक्स में क्या है कि उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, सिंपली। कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, किस रेट से, यानी कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, उसी को स्पीड बोलते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी कार, मेरी कार की मैं अपने जो कार से ट्रेवल कर रही हूँ और मैंने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी 1 आवर में, तो मेरी स्पीड कितनी हुई? 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को ऐसे ही बोलते हैं ना कि भाई तेरी स्पीड कितनी है, तो हम बोलते हैं ना भाई मेरी स्पीड तो 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। स्पीड का मतलब होता है आपने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, उसी को बोलते हैं स्पीड। नॉर्मली बात करें, आपने ऐसा भी देखा होगा, एक और तरीके से समझो, मान लो कि मैंने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में, तो मेरी स्पीड कितनी हुई? 10 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड हो गई। मैं इसको ऐसे लिखूंगी, मेरी स्पीड हुई 10 मीटर पर सेकंड। यहां पे मैं अगर पूछूं मेरी स्पीड कितनी हुई, तो मेरी स्पीड हुई 50 किलोमीटर पर आवर। अब दो दो आपको चीजें दिख रही हैं, एक तो किलोमीटर में दिख रहा है, एक तो आपको मीटर पर सेकंड में दिख रहा है। दोनों ही गलत नहीं है, पहली बात तो ये, दोनों ही आपके 9th में आपको बार बार मिलेंगे। लेकिन सुनना, स्पीड समझ में आ गया? स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितने टाइम पीरियड में, इसी को बोल देंगे स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर मैं एसआई यूनिट के टर्म्स में बात करूं, जिससे पहले हमने पढ़ी है, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट आपको क्या बताई थी बच्चा लोग? डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या बताई थी मैंने? मीटर नहीं, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं होती, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है सिर्फ मीटर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट हो गई मीटर, टाइम की एसआई यूनिट हो गई सेकंड। तो मैं स्पीड की एसआई यूनिट लिख सकती हूँ कि द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। आपको एनसीईआरटी में ये कुछ ऐसा लिखा हुआ भी दिख सकता है, देखो ध्यान से देख लो पहले, नहीं तो कहोगे कि मैम ने एक ही बताया लेकिन एनसीईआरटी में तो कुछ ऐसा लिखा है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज है, कोई कंफ्यूजन मत करना। मुझे ये लिखना इजी लगता है, मीटर पर सेकंड स्लैश करके लिखना इजी लगता है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, बात बिल्कुल एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। ये नीचे पॉजिटिव का है, ऊपर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, इसलिए वो -1 लिखा हुआ है वहां पे, कोई कंफ्यूजन मत करना उसको। तो आप मीटर पर सेकंड लिखिए या ये लिखिए, बात आपको फुल नंबर दोनों में मिलेंगे। अगर एसआई यूनिट की टर्म्स में बात करूं तो भाई भाई स्पीड की एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड आ रही है, ठीक है। लेकिन हम जो नॉर्मल अपनी जिंदगी में यूज करते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास के जो ये बोलते हैं भाई मेरी स्पीड ना 20 मीटर पर सेकंड है? कोई नहीं बोलता। हम क्या बोलते हैं? मेरी स्पीड ना 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर आवर है। यानी जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं वो यूज क्या कर रहे हैं? किलोमीटर पर आवर की। तो इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट है, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट है, ठीक है। लेकिन आपको अपना आंसर किस में निकालना है? मीटर पर सेकंड में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कन्वर्जन। आपको जरूर क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि अपने आंसर को किलोमीटर में निकालो, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो किलोमीटर में है तो डायरेक्ट किलोमीटर में निकालो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, आपको सिर्फ कह रहा है स्पीड कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब है कि आपको जो अपना आंसर निकालना है वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? उसके एसआई यूनिट के ही फॉर्म में रहेगा। अभी कन्वर्जन सिखाएंगे। तो स्पीड के बारे में ये बातें हो गई। नीचे एक छोटा सा तीसरा पॉइंट है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या होता है? जिसका सिर्फ
मैग्नीट्यूड हो, बहुत बढ़िया। जैसे मैं बोलूं मेरी स्पीड 50 किलोमीटर है, क्या ये इंफॉर्मेशन काफी है, सफिशिएंट है? मेरे 50 बोलने से सबको क्लियर है, हाँ भाई मैम जो गाड़ी चला रही है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर, मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ये भी इंफॉर्मेशन काफी है। यानी मेरे स्पीड को किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, इसलिए ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब जल्दी से वेलोसिटी की तरफ देखो, सुनना, वेलोसिटी कोई नई चीज नहीं है, पहले तो वेलोसिटी स्पीड ही है, बिल्कुल स्पीड ही है, ये बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है। लेकिन वेलोसिटी में एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि अगर मैं बोलूं कि मेरी स्पीड साउथ की तरफ 50 किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने यहां डायरेक्शन ऐड करी। जब हम अपनी स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वही वेलोसिटी बन जाती है। मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी स्पीड 50 किलोमीटर है, तो ये भी क्या है, स्पीड। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है टुवर्ड्स माय होम या टुवर्ड्स माय स्कूल, तो मैंने डायरेक्शन ऐड कर दी, तो वो अब वेलोसिटी बन चुका है वो स्पीड ही। लेकिन अगर डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो उसे स्पीड ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। एग्जाम में आपसे आएगा, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। तो अगर स्पीड में मैंने डायरेक्शन ऐड कर दी है तो वो मेरी वेलोसिटी बन चुका है, सिंपल सा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, अब वेलोसिटी को देखो, डायरेक्शन ऐड हो गई है तो वेलोसिटी मेरी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर मुझे जब भी वेलोसिटी बोलनी है तो मुझे उसमें डायरेक्शन ऐड करके बोलना है। एक चीज और, पूरे क्लास 9th में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि मैम मैं स्पीड लिखूं कि वेलोसिटी लिखूं, हम बार बार इंटरचेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी बार बार इंटरचेंज करूंगी जब न्यूमेरिकल्स करूंगी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। लेकिन वेलोसिटी सुनते हुए दिमाग में ये लाना है कि इसमें डायरेक्शन जरूर होगी। लेकिन हाँ, सच बताऊं, न्यूमेरिकल में हम कभी नहीं लिखते। आंसर अगर आ गया ना, मान लो आपसे कह रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी या कैलकुलेट स्पीड, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करनी है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप जब करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन दोनों चीजें हम साइमल्टेनियसली बार बार यूज करेंगे, मैं स्पीड भी बोल सकती हूँ, मैं वेलोसिटी भी बोल सकती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी होगी। जैसे स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है इसलिए ये भी वेक्टर हो गया। लास्ट, ऐसा यूनिट की बात करो, वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट, टाइम की ऐसा यूनिट, तो क्या वेलोसिटी की ऐसा यूनिट बदलेगी, नहीं बदलेगी। वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, है तो बेटा स्पीड ही ना, तो ऐसा यूनिट क्यों बदलेगी, इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बस आपको पूरे इस पूरे जो स्लाइड है इससे बस एक चीज याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा यूनिट इज सेम मीटर पर सेकंड, फॉर्मूला इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, एक चीज और लास्ट बताना, क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है? एक बच्चा बोल रहा है हाँ, बाकी बच्चे का कोई राय नहीं बोल रहा, ठीक है। क्या स्पीड जीरो हो सकती है? अच्छा, क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है, फिर वही सवाल। ये बच्चा बोल रहा है हाँ, कितने बच्चा बोल रहा ना, ये तुम लोग बहुत दल बदल हुआ यार, एक चीज सेम रखो ना। देखो ऐसे समझो, थोड़ा रिलेट करो, क्या मेरा डिस्टेंस जीरो हो रहा था? नहीं। अगर कोई इंसान चलेगा भाई, अगर, अब ऐसे मत सोचो कि गाड़ी रुकी है तो स्पीड जीरो है, मैं वो बात नहीं कर रही। मैं ये बोल रही हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई व्हीकल चल रही है और स्पीड जीरो? ये कभी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अगर चल रही है तो स्पीड होगी ऑफकोर्स उसकी। जैसे मेरा वैसे ही वही बात है कि अगर कोई इंसान चल रहा है तो ऑफकोर्स वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। भाई जब डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता तो स्पीड कैसे जीरो हो सकती है? स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यस। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी तो जीरो हो सकती है, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। डिस्टेंस जीरो नहीं तो स्पीड कैसे जीरो भाई? लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है तो मेरी वेलोसिटी भी जीरो होगी। अगर मैं कोई बोलती हूँ ना कि मैं घर से स्कूल गई और स्कूल से घर आई, तो इस केस में मेरी स्पीड तो होगी लेकिन मेरी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है।
चीज़ों को रिलेट करें। ये इस पे एक बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, बस कॉन्सेप्ट समझना। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, क्योंकि दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगी तो कभी स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। लास्ट, क्या स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट रखो। हाँ भाई, बिल्कुल बराबर हो सकते हैं। क्या वेलोसिटी स्पीड से कभी ज्यादा हो सकती है? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पे। तो जब भाई डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता, जब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी कैसे ज्यादा हो जाएगी? ये सारी चीजें दिमाग में रखो। ये लिखवाने वाली चीज नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है। इससे एमसीक्यू बार बार पूछाएगा। उन्हें लगता है कि बच्चे को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आता है। अभी जैसे मैंने स्पीड वेलोसिटी पूछी, आप कंफ्यूज थोड़ा हो गए थे, पूरी क्लास थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। बस यही है नाइन्थ की फिजिक्स। एक कॉन्सेप्ट से सारे कॉन्सेप्ट लिंक होंगे। कभी ये मत सोचना कि मैं अगर पहला चैप्टर छोड़ देता हूँ तो दूसरा चैप्टर समझ, केमिस्ट्री में हो जाएगा, केमिस्ट्री में एक चैप्टर भी छोड़ोगे ना तो दूसरा आराम से समझ में आएगा, लेकिन तीसरा और चौथा आपस में लिंक्ड है। फिजिक्स तो पूरा ही लिंक्ड है, ये पूरा 5 चैप्टर एक कोर्स है। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं पहला चैप्टर छोड़ के तीसरा पढ़ा दूं या दूसरा पढ़ा दूं, मुझे स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाना पड़ेगा। हर एक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में फिर रिलेट कराऊंगी। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, ठीक है? पूरा नोट डाउन करो जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं, कि कभी स्पीड जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। प्लीज अपने लैंग्वेज में लिखो, तभी लिखना सीखोगे। नोट बना के बॉक्स में बंद करो, नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है? फिर मिलता जुलता, ठीक है? फिर से आ गया मैम, इस बार भी स्पीड और वेलोसिटी, लेकिन आगे इस बार कोई चीज और ऐड है। इस बार पढ़ने जा रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? क्लियर रखना है। स्पीड वेलोसिटी में कोई दिक्कत? क्लियर। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत? क्लियर, ठीक है? वैसे ही लास्ट ये है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? सुनना, इसको भी एक एग्जांपल से समझो। अभी तो मैं जितनी भी बातें कर रही थी ना, वो बड़ा सिंपल सिंपल बातें थी। मैं घर से स्कूल गई, मैं वापस घर आ गई। अगर मान लो एक ऐसा केस कि आप घर से स्कूल गए, आपका प्लान बन गया कि आप स्कूल से फिर अपने फ्रेंड के घर चले गए, फ्रेंड के घर से फिर पार्क चले गए, पार्क से चले गए ट्यूशन चले गए, फिर वापस घर गए। मैंने इतने सारी जर्नी कवर करी, इतनी सारी चीज़ों, इतनी सारी जगह पे गई। अब हर जगह पे मेरी अलग अलग डिस्टेंस होगी, अलग अलग टाइम पीरियड में होगा, ठीक है? वैसे ही मान लो कि मैं दिल्ली से मैं जा रही हूँ, मान लो जयपुर जा रही हूँ, ठीक है? तो भाई अलग अलग डिस्टेंस कवर करूंगी, अलग अलग टाइम पीरियड में करूंगी। तो ऐसे केसेस में हम कैसे बताएंगे कि मैंने कितना स्पीड चली? ऐसे केसेस में कैसे बता सकती हूँ कि जरूरी थोड़ी ना कि मेरी स्पीड हमेशा ही सेम होगी, कि मैं नहीं भाई मैं हर बार 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है मुझे कहीं ट्रैफिक मिल गया हो, मेरी स्पीड 20 से ऊपर ही ना जा रही हो, जैसे अपने साउथ दिल्ली में शाम के टाइम तुम जा नहीं सकते, गोल चक्कर से जाने में तुम्हें आधा घंटा लग जाए, गोल चक्कर से निकल के दिखाओ शाम के टाइम पे तुम। तो स्पीड के हालात देखो, कभी 20 से ऊपर काटा ना चाहे जाए तुम्हारा स्पीडोमीटर का कभी। हाईवे पे चले जाओ, तुम्हें मस्त खुला मिलेगा, आराम से 50 क्या 100 के स्पीड से भी गाड़ी चलती है। लेकिन बार बार मेरी चेंज हो रही है, मेरी स्पीड हर बार मैं अलग डिस्टेंस कवर कर रही हूँ अलग टाइम इंटरवल में। तो ऐसे केसेस में बेटा स्पीड निकालने का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं ये कंफर्म नहीं कह सकती कि नहीं मेरी स्पीड 50 रही होगी, मेरी स्पीड 60 रही होगी, ऐसे हम कंफर्मली नहीं बोल सकते। तो ऐसे केसेस में हम उस पूरी जर्नी का, कि मैं दिल्ली से अगर जयपुर गई, या मैं घर से अपने ट्यूशन अपने फ्रेंड के घर गई या ट्यूशन सेंटर गई, तो इस पूरे जर्नी में मेरी एवरेज स्पीड कितनी होगी, हम एक एवरेज स्पीड निकालेंगे उस पूरी जर्नी का। एवरेज स्पीड कब निकालेंगे? जब जर्नी कैसी होगी, ज्यादा होगी, बहुत सारी जर्नी, अलग अलग डिस्टेंस होगा, अलग अलग टाइम इंटरवल में, तो हम सारे की एवरेज निकाल लेंगे। मैथ्स में भी पढ़ते हैं ना एवरेज, वैसे सारा हम एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सीधे लिख देखते हैं। एवरेज स्पीड का सिर्फ फॉर्मूला देखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, आपने उस पूरी जर्नी में कितनी डिस्टेंस कवर करी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही यही है। कितनी डिस्टेंसेस आप कवर कर रहे हैं, हो सकता है घर से 5 मीटर किया हो, फिर स्कूल से आप अपने फ्रेंड के घर को फिर 10 मीटर कवर किया हो, तो सारे डिस्टेंस को प्लस कर दो, सारे टाइम इंटरवल को प्लस कर दो, तो आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी। बिल्कुल। कोई एसआई यूनिट में कोई चेंज होगा क्या बच्चा लोग? नहीं होगा, है तो डिस्टेंस और टाइम ही। अब ये तुम लोग बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, जल्दी बताओ, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा?
ये हुई ना बात, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कोई चेंजेस आएगा इसके ऐसा यूनिट में? कोई चेंजेस नहीं आएगा, बात बिल्कुल वही चीज है। तो जल्दी से ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, इसके अंदर इतनी चीजें हैं, इस पे सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, इस पे कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखाया है आपको। आप जल्दी से फॉर्मूला लिखिए फिर आगे चलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है, इसमें इतना बस क्लियर रखो दिमाग में, आगे आगे आओ, ठीक है। इसको मत देखो, यहाँ क्या लिखा है वो छोड़ो, बड़ा सिंपल तरीके से बताती हूँ। जस्ट अभी मैं आपसे बात कर रही थी, उसको नहीं देखना, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैं सिखा रही हूँ आपको कन्वर्जन करना, किस लिए इंपॉर्टेंट है? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। मान लो हमने बातें करी, नॉर्मली हर इंसान बातें करता है किलोमीटर पर आवर पे, लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आपको अपना आंसर किस फॉर्मेट में रखना है, हमेशा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऐसा यूनिट वही है मीटर पर सेकंड में। क्या भाई रुको, ठीक है, ऐसा यूनिट है भाई मीटर पर सेकंड में। तो अगर क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में है और 95% तक जितने क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे किलोमीटर में मिलेंगे आपको। अगर बहुत मेहरबान है क्वेश्चन बनाने वाला तो आपको मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट मिलेगा, नहीं तो हर बार किलोमीटर में ही क्वेश्चन होता है। बच्चे जल्दबाजी में इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, हर बार मैंने नोटिस किया है, स्टार्टिंग में तो सारे बच्चे बहुत अच्छा से करते हैं, लास्ट में वो जल्दबाजी के चक्कर में वो ये देखते ही नहीं है कि क्वेश्चन पूछा किस फॉर्मेट में गया है। वो अगर लिखा है ना 5 किलोमीटर तो वो 5 ही आंसर पुट करते हैं और वैल्यू निकाल देते हैं। नहीं, आपको तो चीजों को चेंज करना है, कन्वर्जन सीखना है आपको। बड़ा इजी तरीका बताते हैं, देखो सिंपली आ जाओ, मैं आपको पहले बताती हूँ। मान लो ऐसा लिखा है 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर बेटा? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितना सेकंड? तो 60 मिनट और इंटू 60 सेकंड। 1 आवर में कितना सेकंड्स होगा? 60 मिनट होगा। और 1 मिनट में कितना सेकंड? 60। तो 60 इंटू 60 कितना हुआ? 6 6 36, ठीक है। ये हो गया सेकंड। 0 से 0, 0 से 0, 2 से ले जाओ, ये गया 18 और ये गया 5। यानी अब ध्यान से सुनना, यानी अगर मुझे किसी भी वैल्यू को किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो मुझे उस गिवन वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। निकाल के दिखाते हैं। मान लो क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि मेरी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि मेरी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, आपको बोल रहा है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करो, सिर्फ 72 लिखो इंटू 5/18। 18 के टेबल में 72 कितने टाइम्स में जाएगा? 18 4 जा 4 5 जा 20। तो मेरी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी निकल कर आई? 20 मीटर पर सेकंड। आपको कोई ये बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग में याद रखना है कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18। अब थोड़ा सा एक ट्रिक और, अब मैं ऐसे भी बताती हूँ बच्चों को कि देखना, मैं किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रही हूँ, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रही हूँ। तो मैंने बच्चों को ऐसा सिखाया है, बच्चे एक्चुअली भूल जाते हैं थोड़ा, तो मैंने ऐसा सिखाया है कि अगर बड़ी से छोटी में आ रहे हैं तो छोटी वाली वैल्यू को ऊपर लिखो और बड़ी वाली वैल्यू को नीचे लिखो। और अगर क्वेश्चन में थोड़ी चालाकी कर दी उन्होंने, थोड़ी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ये भी मिलता है लेकिन थोड़ा कम मिलता है। अगर चालाकी कर दी कि मीटर पर सेकंड को कह दिया कि आंसर निकालो, अगर चालाकी कर दी कि मीटर पर सेकंड वाले का आंसर निकालो किलोमीटर पर आवर में, तो ऐसे में क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, यानी बड़ी वाली यूनिट को ऊपर लिखेंगे और छोटी वाली यूनिट को नीचे लिखेंगे, ठीक है। छोटी वाली यूनिट को नीचे लिखेंगे। समझ में आई बात आपको? बस, बाकी ये कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू दिमाग में रखेंगे। अच्छा किलोमीटर में तो 5/18, अच्छा किलोमीटर में मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में पूछ रहा है तो 18/5। जल्दी से कन्वर्जन नोट डाउन करना शुरू करो, जल्दी से कन्वर्जन करना नोट डाउन करना शुरू करो, ठीक है। चलते हैं, ठीक है, आ जाओ। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर आपके यूटी तक आ रहा होगा तो ज्यादातर लोगों के इसको यूटी में यहीं तक आपका कवर हो रहा होगा, ठीक है।
अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले लिख देते हैं इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये थोड़ा वीआईपी केस है इसका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो। हर लोगों ने सुना होगा गाड़ियों में एक्सीलेटर लगा होता है, ठीक है। कार में नीचे होता है एक्सीलेटर, स्कूटी वगैरह चाह रहे तो हैंड, जहाँ पे आप चलाते हो स्कूटी उसी में एक्सीलेटर लगा होता है। क्या करता है वो? स्पीड को बढ़ाता या कम करता है? बिल्कुल एक्सेलरेशन वही है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो मुझे यहाँ से घर जाना है या कहीं भी जाना है, मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया, तो मेरी स्पीड कम रहेगी। मैं रात के टाइम पे ट्रेवल कर रही हूँ, रोड बिल्कुल खाली है, मेरी स्पीड बहुत अच्छी होगी। तो क्या मेरी स्पीड चेंज हो रही है? बिल्कुल चेंज हो रही है। अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है या वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड छोड़ो मैं वेलोसिटी बोल रही हूँ, ठीक है। अगर मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल होगा। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है वेरिएबल वेलोसिटी। अगर मैं बोलती हूँ ऐसे पहले मैं लिख देती हूँ, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है वेरिएबल वेलोसिटी। ऐसे समझो, मान लो मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और मैं इसी स्पीड से चलती हुई चली जा रही हूँ, मैं अपनी स्पीड चेंज ही नहीं कर रही हूँ, तो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। अगर चेंज होगी तो ही आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। एक्सेलरेशन का मतलब ही है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट का मतलब क्या है? टाइम से डिवाइड करना, यानी आप वेलोसिटी में चेंज ला रहे हो और कितने टाइम में ला रहे हो, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब कितने टाइम में अभी समझाऊंगी, लेकिन अभी ऐसे समझो कि अगर मेरी गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही है तो क्या मैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही हूँ? बिल्कुल कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चली जा रही है, मेरी स्पीडोमीटर में हर बार सुई 50 पे शो कर रही है, तो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। सिंपल सा, ठीक है। अब थोड़ा और उसको उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। इधर इधर और आ जाओ। एक बात बताओ बच्चा लोग, वेलोसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही थी? नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किन किन चीजों पर डिपेंड होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। इसको समझना अच्छे से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। अब एक बात सुनना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, जो बच्चा नया है वो सुन लो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एनी वैल्यू। मैं बोलती हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये जो भी बोल रही हूँ सारे मैग्नीट्यूड है। फिजिक्स में हम बोलते हैं ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो सबको पता ही होता है क्या होता है। अगर मुझे एक्सेलरेशन में चेंज लाना है, ठीक है, एक्सेलरेशन में चेंज लाना है, तो मुझे अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करना है। अच्छा, क्या एक चीज और बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्या मैग्नीट्यूड को मैं स्पीड नहीं बोल सकती? क्या मैग्नीट्यूड को मैं स्पीड नहीं बोल सकती? बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि स्पीड था क्या? स्पीड तो एक वैल्यू ही तो थी कि मेरी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर। अगर मुझे अपने एक्सेलरेशन में चेंज लाना है, अगर मुझे अपने एक्सेलरेशन में चेंज लाना है, तो मैं अपनी स्पीड को चेंज करूं तो एक्सेलरेशन में चेंज आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, यानी अगर स्पीड चेंज करूंगी तो एक्सेलरेशन में चेंज लाएगा। और अगर मुझे अपनी एक्सेलरेशन में चेंज लाना है और सेम स्पीड के साथ, मतलब समझना, मान लो मैं ड्राइव कर रही हूँ कार, ठीक है, मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, मेरी स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। सेम स्पीड के साथ मैं चलती जा रही हूँ और गोल गोल चक्कर आ गया, मैंने गोल चक्कर से टर्न ले लिया। मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने डायरेक्शन चेंज करी, समझना। मेरी स्पीड, आई नो ये पॉसिबल नहीं है कि सेम स्पीड से मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, ऑफ कोर्स वो चेंज आता है। ये कुछ कुछ चीजें आपको बस समझना पड़ेगा। अब ऐसा मत पूछना मैम कैसे करके दिखाओ, ये सारी चीजें नहीं, बस आप रिलेट करो चीजों को। मैं 20 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रही हूँ, सेम स्पीड रखी है मैंने, अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रही, यानी मैंने अपने मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा है, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी का टर्न ले लिया। मैंने क्या किया वहां पर? डायरेक्शन चेंज किया। अगर मैं डायरेक्शन भी चेंज करूंगी बेटा, अगर मैं डायरेक्शन भी चेंज करूंगी तो भी मेरे एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। यानी अगर एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस करना है आपको, तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप स्पीड चेंज करो और या तो आप डायरेक्शन में चेंज करो। बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को। क्वेश्चन घुमा के भी होगा कि एक बंदे की स्पीड सेम स्पीड से चल रहा है तो क्या एक्सेलरेशन होगा, उसमें कुछ घुमा के पूछेगा वो कि वो टर्न ले रहा है या डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो दिमाग में रखना अगर डायरेक्शन बदलेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और स्पीड चेंज होगी तब तो होगा ही होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको समझाती हूँ, इस फॉर्मूले को समझाती हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले को समझाती हूँ, ऐसे समझो। मान लो एक कार है ए,
ठीक है, इसने कार स्टार्ट करी और ये ऐसा मानो कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर इसने अपनी स्पीड कर ली 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम पीरियड में करी? सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, और मेरे पास, मैं बेचारी ई रिक्शा वाली, मेरे पास एक ई रिक्शा है, मान लो मेरे पास एक ई रिक्शा है। ठीक है, इसने सेम टाइम इंटरवल में 10 सेकंड में ही इसने अपनी स्पीड मैक्सिमम ये बेचारा ले जा पाया, तो मान लो कि ये ले जा पाया 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सेम टाइम लिया 10 सेकंड में। क्या दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन होंगे? पहले इतना बताओ, क्या दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। क्योंकि कार, भाई कार जब नहीं चल रही होगी तो किस 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 पे होगा? 0 होगा, 0 किलोमीटर पर आवर। ई रिक्शा भी जब नहीं चल रहा होगा तो 0 किलोमीटर पर आवर पे होगा। 0 से स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 0 से स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? स्पीड में चेंज आया, बिल्कुल चेंज आया। अगर स्पीड में चेंज आया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। किस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ? कार वाले में, क्योंकि उसके पास इंजन है, ज्यादा फोर्स लगा, एक्सेलरेशन ज्यादा आया। अब समझना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो हर बार होगी, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन इंपॉर्टेंस हम तब देंगे कि जो कम टाइम पीरियड में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। यानी हम बोलेंगे एक्सेलरेशन अच्छी किसने प्रोड्यूस करी? जिसने कम टाइम में, जिसने सेम टाइम में ज्यादा किसने करी? कार वाले ने करी। तो हम मानेंगे कि हाँ भाई एक्सेलरेशन हुई और अच्छी हुई है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कम टाइम पीरियड में जो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन चेंज कर सके। ठीक है, सिंपल इतना। तो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा तो अच्छी बात है। कम वाला भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक एक्सेलरेशन नहीं कर रहा, लेकिन हम इंपॉर्टेंस कैसे देते हैं? जिसने कम टाइम इंटरवल में ज्यादा एक्सेलरेशन में चेंज लाया हो। ठीक है, अब किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालते हैं? अगर मैथ्स में आपने सीखा होगा तो चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरीके से तो चेंज निकालते हैं कि पहले कितना था। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों केसेस को देखो, इन दोनों केसेस पे नजर डालो। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल का बेस तैयार कर रहे हैं हम लोग, ये सब हम लोग न्यूमेरिकल का बेस तैयार कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है कार की? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी कार की? ठीक है, और मुझे निकालना है कि दोनों में कार ने कितना एक्सेलरेशन निकाला, कितनी वेलोसिटी चेंज करी। तो यही करेंगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनना एक चीज, अब एक चीज ध्यान से सुनना। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है बेटा, जो ये इनिशियल वेलोसिटी है, मैं यहाँ लिखती हूँ, थोड़ा सा जगह यहाँ लिख देती हूँ। इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, और ये 30 किलोमीटर फाइनल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम स्मॉल वी से। सेम ऐसा ही, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको डिनोट करेंगे स्मॉल यू से, फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल वी से। अब चेंज इन वेलोसिटी देखो, यही चीजें मैंने लिखी है, यही चीजें मैंने यहाँ लिखी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकती हूँ? एक्सेलरेशन को डिनोट करने का तरीका होता है स्मॉल ए। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को v, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस u, और टाइम को स्मॉल t। ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने लिखा, यही फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। कोई ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ लिखना है। कभी भी कोई पूछे तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ऐसे बोलते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, एक चीज और है, जब भी फिजिक्स में मैं बोलूँ ना चेंज, तो चेंज को डिनोट करने का एक सिंबल है। जब भी फिजिक्स में मैं बोलूँ चेंज, और ये कौन सा चेंज है बच्चा? वेलोसिटी का चेंज है कि नहीं? तो चेंज को डिनोट करते हैं ऐसे ट्रायंगल साइन के साथ। ये पहली बार शायद सुना होगा आपने, ठीक है, 10th में भी मिलेगा आपको, लेकिन ये ट्रायंगल उस टाइम कुछ और बन चुका होगा। अगर मैं कभी भी बोलूं आने वाले किसी भी चैप्टर में कि चेंज हो रहा है, तो चेंज को क्या बोलेंगे हम? ट्रायंगल साइन। और इस ट्रायंगल को एक नाम है, ट्रायंगल तो मैथ्स में बोलते हैं, इसको फिजिक्स में और या हमारी साइंस में बोलते हैं हम ये ट्रायंगल का नाम है डेल्टा। ठीक है, कहीं भी ट्रायंगल दिखे क्लास 9th में फिजिक्स में, तो इसका मतलब है वो क्या बोल रहा है? डेल्टा मतलब चेंज। तो मुझे लिखना है चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? मुझे बच्चा लोग, तुम लोग बताना कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी। बात बिल्कुल ठीक है, जम रही है बात? ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको,
तो कंफ्यूजन नहीं करना, डेल्टा का मतलब है चेंज, और वेलोसिटी तो v और डिवाइडेड बाई t। ठीक है, अब लास्ट जो खत्म करेंगे हम, वो खत्म करेंगे इसकी एसआई यूनिट पे। जल्दी से मुझे एसआई यूनिट के बारे में बातें करते हैं। वेलोसिटी की एसआई यूनिट और इनिशियल वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो ये दोनों ही वेलोसिटी है, तो क्या मैं ऊपर सिर्फ लिख सकती हूँ मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम की एसआई यूनिट सेकंड्स। तो अब ये एस ऊपर चले जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर? क्या ऐसा नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट आएगी आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेट किया और आंसर आया मेरा, मान लो कि एक्सेलरेशन आया गाड़ी का 20, तो आपको लिखना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे आंसर निकालना है। डन, नोट डाउन करो, सारी चीजें यहीं पे मैंने कवर करी है, डेल्टा वगैरह सब प्लीज लिख लेना, सब काम आएगा। नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, डेल्टा वगैरह सब कुछ लिखा ना इसके अंदर, ठीक है। एक्सेलरेशन के कुछ टाइप्स है बेटा, ठीक है, एक्सेलरेशन के कुछ टाइप है, बड़ा सिंपल सा मतलब है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, मान लो मैंने अपनी गाड़ी, अभी मेरी गाड़ी रेस्ट पे पार्किंग पे 0 किलोमीटर है, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, स्टार्ट करके मैंने अपनी स्पीड सीधे 50 किलोमीटर पर आवर कर दी। मैंने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ाई, बिल्कुल बढ़ाई। तो जब हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, जब हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, तो हम बोलते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने पॉजिटिव एक्सेलरेशन किया, यानी मुझे यहाँ पे वेलोसिटी में इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन कैसा है मेरा, पॉजिटिव है। मान लो मुझे ट्रैफिक मिल गया, मेरे अपनी स्पीड 50 से घटा के 40 पे ले आई, 30 पे ले आई, मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करती आई गई। जब मैं अपनी वेलोसिटी को कम करूंगी, जब मैं अपनी वेलोसिटी को कम करूंगी तो मेरी स्पीड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, मेरा एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को, नेगेटिव एक्सेलरेशन को दो तीन और नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। या तो इसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, और या हम इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। ये दो तीन नाम से और जाना जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को, जब स्पीड घटेगी तब। जीरो कब रहेगी भाई, जब नहीं मूव नहीं होगा, ये नहीं, ये बात बोलना गलत है। रेस्ट पर, जब वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड के साथ चले, या कांस्टेंट स्पीड के साथ चले। मान लो मैं हर बार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हूँ, मैं अपनी स्पीड चेंज ही नहीं कर रही हूँ, ना डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ, सीधी सीधी चली जा रही हूँ। नियरली इम्पॉसिबल है, बट ठीक है, कुछ देर के लिए कर सकते हैं अगर रोड खाली है तो। तो अगर हर बार आप अपनी स्पीड चेंज ही नहीं कर रहे, डायरेक्शन में चेंज ही नहीं ला रहे, कांस्टेंट स्पीड के साथ चले जा रहे हैं, भाई अगर गाड़ी रुकी है, बॉडी रेस्ट में है, तब तो कोई बात ही नहीं करेंगे। मेरी बात को समझो, तुम लोग कहते हो रेस्ट में, रेस्ट का मतलब सब कुछ रुका हुआ है, वो इंसान मोशन में ही नहीं है। हम तो चैप्टर ही पढ़ रहे हैं मोशन, तो चीजों को मोशन तो कराओ, तभी तो चीजें रिलेट करेंगे। जीरो एक्सेलरेशन तब होगा जब चीजें कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही होंगी, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्पीड कैसा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जीरो कब होगा, जब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ होगा, कांस्टेंट स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अब लास्ट, ये तो पहले, सबसे पहली बात, ये कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अच्छी बात तो ये है कि आपको कभी लिखने को नहीं आएगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, जीरो क्या होता है। इस पे आता है ग्राफ, इन तीनों पे बनते हैं ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक मेरा देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको शुरू करवाऊंगी तो वो ग्राफ ही कराऊंगी आपको, ठीक है। इसके ग्राफ मैथ्स की तरह नहीं बनते कि ग्राफ पेपर चाहिए। बहुत अच्छी बात है हमारे साइंस की कि हमें सिर्फ स्केल चाहिए होता है और पेंसिल चाहिए होता है, कोई मेजरमेंट का फंडा नहीं होता। इसके ग्राफ बिल्कुल अलग होते हैं, बनाने को नहीं होता इसका ग्राफ, इसके ग्राफ बनाने को नहीं होते, ग्राफ बना बनाया आता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स की तरह नहीं होता कि ग्राफ प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही मजेदार है। अगर एक बार ग्राफ पे पकड़ आ गई, पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 पार्ट से क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से, हर बार एक 5 नंबर का सवाल जरूर होगा, और एक सवाल होगा जब हम मोशन के इक्वेशंस पढ़ेंगे, वो बाद में। इनसे भी मिलेगा, अभी स्टार्टिंग में तो इनसे भी मिलेगा। ग्राफ को प्लॉट करते हैं, मान लो, मान लो एक ऐसा कर दिया, ये थोड़ा हटा दूं अभी,
ये थोड़ा सा इरेज कर लो, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना, हाँ अभी तुम लोग से पूछूंगी, एक ही पूछूंगी, एक तुम, बाकी तुम्हें बता दूंगी। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं भाई कि मैंने एक्स एक्सिस पे क्या रखा, टाइम रखा, ठीक है, और मैंने वाई एक्सिस पे क्या रखा, वेलोसिटी रखी। एक्स एक्सिस पे मैंने फिर से टाइम रखा, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रखी, एक्स एक्सिस पे फिर से टाइम रखा, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रखी। इतनी तक बात है, ठीक है। अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा रही हूँ, अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा रही हूँ, मान लो कि पहले मैंने यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, मैं अपनी स्पीड को बढ़ा रही हूँ, तो क्या मेरा ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, देखना, एक चढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा, स्लोप बिल्कुल सीधा बनेगा। बात बिल्कुल ठीक है, यानी अगर ऐसा ग्राफ दिखता है आपको तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इसका मतलब बातें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, अगर आपको ऐसा ग्राफ देखने को कहीं भी मिल रहा है, यहां तक बात ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए क्या ग्राफ ऐसा नहीं दिखेगा, टाइम के साथ साथ मैं अपनी स्पीड क्या कर रही हूँ, वेलोसिटी क्या कर कम करती जा रही हूँ, नेगेटिव करती जा रही हूँ, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ आपको स्लोप कुछ ऐसा नीचे की तरफ दिखेगा, पॉजिटिव का मतलब स्लोप आपको कुछ ऐसा ऊपर की तरफ दिखेगा। अच्छा लास्ट, इसका ग्राफ कैसा बनाऊं, बहुत बढ़िया, जितने लोग देखो रिलेट कर पा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, मैं बस यही चाह रही थी आप रिलेट कर पाओ, नहीं भी कर पाओ तो मेरे साथ रिलेट करो। देखो अब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा, हो क्या रहा है ध्यान से देखना, मैं तो अपनी वेलोसिटी में चेंज ला ही नहीं रही, ठीक है, मान लो 1 सेकेंड हुआ, यहाँ पे मान लेती हूँ कि मेरी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, मान लेती हूँ कि मेरी वेलोसिटी है यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर, तो 1 सेकेंड में भी 50 है, 2 सेकेंड में भी 50 है, 3 सेकेंड में भी 50 है, 4 सेकेंड में भी 50 है, 5 सेकेंड में भी 50 है, यानी मेरी स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नेगेटिव का ग्राफ नीचे की तरफ स्लोप गिरता हुआ दिखेगा, पॉजिटिव का ग्राफ ऊपर की तरफ। बस आज की क्लास यहीं तक, ऐसा यूनिट याद रखो, सबके फॉर्मूले याद रखो और ग्राफ याद रखो। नेक्स्ट में पहले नेक्स्ट क्लास में शुरू करने से पहले एक्सेलरेशन का कुछ टाइप है, ये अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा कवर करा दे इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में सीधे ग्राफ ही पढ़ाना रहेगा, ठीक है। आ जाओ, ये खुद ही रिलेट कर पाओगे, बहुत ईजी है, टफ नहीं है। एक्सेलरेशन के कुछ टाइप्स, वो टाइप अलग था, वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो अलग था, ये भी एक्सेलरेशन के कुछ टाइप है, जैसे हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वैसे ही है क्या, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान से समझना। मान लो मान लो कि मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, अपनी स्पीड में पहले 10 किलोमीटर करी, फिर 20 किलोमीटर करी, फिर 30 किलोमीटर करी, फिर 40 किलोमीटर करी, फिर 50 किलोमीटर करी, मैं हर बार अपनी स्पीड में चेंज ला रही हूँ, स्पीड में चेंज ला रही हूँ, तो क्या एक्सेलरेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या जो एक्सेलरेशन हो रहा है क्या वो सेम अमाउंट से चेंज कर रही हूँ, हर बार 10 के चेंजेस से कर रही हूँ, तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक समान चेंज कर रही हूँ, मतलब वेलोसिटी तो चेंज कर रही हूँ लेकिन हर बार एक सेम अमाउंट से चेंज कर रही हूँ, 10 के टाइम से 10 के अमाउंट से चेंज कर रही हूँ, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। डेफिनेशन देखो, इफ देयर आर इक्वल चेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, चेंजेस कैसा होना चाहिए, इक्वल चेंजेस इन इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट पॉजेज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में अपना हाल जैसे हमारा होता है, गाड़ी चलती है, कभी रास्ता खाली मिल गया तो 10 किलोमीटर स्पीड कर ली हमें अपनी, ट्रैफिक मिल गया स्पीड घटा दी मैंने अपनी, 2 पे आ गई, 5 पे आ गई, बार बार मैं अपनी स्पीड में अनइक्वल चेंजेस ला रही हूँ जैसी जैसी कंडीशन हो रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म का केस क्या है, अनइक्वल चेंजेस है, आपकी स्पीड में चेंजेस तो है लेकिन कैसा है, अनइक्वल चेंजेस है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। पहली चीज तो ये कि ज्यादातर कैसा होता है, सारे केसेस नॉन यूनिफॉर्म होता है, सेम स्पीड के साथ चेंजेस लाना मुश्किल है, लेकिन अगर चेंजेस इक्वल अमाउंट का है तो यूनिफॉर्म है, अगर चेंजेस अनइक्वल अमाउंट का है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे लिखा है कार मूविंग ऑन ए बिजी रोड, कभी स्पीड बढ़ सकती है कभी स्पीड घट सकती है अनइक्वल अमाउंट से। नेक्स्ट है फ्रीली फॉलिंग, इसका एग्जांपल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स अर्थ, ये हम ग्रेविटेशन चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं ऊपर से नीचे की तरफ गिराऊं तो उसको ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसकी स्पीड उसकी वेलोसिटी बढ़ते हुए आती है नीचे की तरफ,
और सेम अमाउंट से बढ़ती हुई आती है। वहां मैं रिलेट कराऊंगी, अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी स्पीड में जो चेंज, उसकी जो वेलोसिटी चेंज होती है ना, वो इक्वल अमाउंट से चेंज होती है, बिल्कुल इक्वल। तो ये केस है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। वैसे ही है कि मैंने ऐसा कोई मार्बल ले रखा, मार्बल जो होता है उसको मैंने ऐसा नीचे की तरफ एक इंक्लाइंड प्लेन पे गिराया, तो उसकी भी जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट का आएगा। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, देखो अभी बता रही हूँ, ये सब चीजें आपको ज्यादा रिलेट करोगे जब हम फिजिक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पहली बात तो ये, क्लास बस ओवर ही है, पहले सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल के लिए। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन कभी नहीं आता, आपसे बार बार यही पूछेगा, डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड गिव वन एग्जांपल। तो ये दो जो एग्जांपल लिखा है इसको आप अपने दिमाग में छाप लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉन यूनिफॉर्म की ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको अपने स्कूल्स में जरूर मिलेगा कि डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, गिव वन एग्जांपल। तो कोई भी आप इसके दो एग्जांपल अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। क्लास यहीं तक नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे से करेंगे।